गुजरात विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में पिछली बार के मुकाबले 4% कम वोट पड़े हैं। फर्स्ट फेज में 89 सीट्स पर वोटिंग हुई और ओवरऑल वोटिंग रही 63% के करीब। साल 2017 में वोटर टर्नआउट 67% था। कम वोटिंग का नतीजों पर क्या असर होता है, इससे पार्टियों को कितना नफा नुकसान होता है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले वोटर टर्नआउट से जुड़ी आम धारणा की बात कर लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम या ज्यादा होने का चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ता है, इसको लेकर दो लोकप्रिय धारणाएं प्रचलित हैं। ज्यादा वोटों का मतलब एंटी इनकम्बेंसी, कम वोटिंग का मतलब वोटरों की उदासीनता का भाव। अगर पिछली बार से ज्यादा वोट पड़े तो उसे आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का संकेत माना जाता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि अगर लोगों में मौजूद सरकार से नाराजगी होती है तो वे चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और घरों से निकलकर वोटिंग बूथ तक जाते हैं। इतना ही नहीं, वो और लोगों को भी वोट डालने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो मौजूदा सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह अगर कम वोटिंग होती है तो आमतौर पर माना जाता है कि लोग मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं या फिर उदासीन हैं। इस वजह से बहुत से लोग पोलिंग बूथ तक जाने की जहमत उठाते ही नहीं है। वोटर टर्नआउट में ठहराव का भी यही मतलब निकाला जाता है। क्या हाई या लो टर्नआउट का संभावित नतीजों से सीधा कनेक्शन है? जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। विद एग्जांपल्स आपको बताएंगे। ज्यादा वोटिंग कभी कभी प्रो इनकम्बेंसी की वजह से भी होती है। जब लोग सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं और चाहते हैं कि वही सरकार रिपीट हो, तब वो बड़ी तादाद में वोटिंग करते हैं। इस तरह से सरकार के प्रति अपने समर्थन को इजहार करते हैं। जाहिर है, हाई वोटर टर्नआउट के ही दो मतलब हैं। पहला प्रो इनकम्बेंसी, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी। इसी तरह तमाम चुनावों के नतीजे बताते हैं कि लो वोटर टर्नआउट में भी सरकारें बदल जाती हैं। यानी वोटिंग परसेंटेज और नतीजों में अगर किसी तरह का रिश्ता है तो वो भी काफी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहते हैं आंकड़े? दरअसल वोटिंग परसेंटेज और नतीजों के बीच इक्वेशन जानने के लिए हम पिछले कुछ चुनावों की बात कर लेते हैं। इसके लिए हम कुछ पिछले लोकसभा चुनावों और इसी साल यूपी, पंजाब और उत्तराखंड जैसे अहम राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों पर नजर डालते हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ी, सरकार बदल गई। 2014 में लोकसभा चुनाव को आप कई मायनों में भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। 30 साल बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इस चुनाव के बाद से पॉलिटिकल कैनवस पर एक तरीके से एक नई बीजेपी छा गई। उसके बाद एक राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी का जलवा देखने को मिला। उस चुनाव के बाद बीजेपी का रुतबा आजादी के बाद के शुरुआती दशकों वाली कांग्रेस जैसा हो गया। खैर, विषय पर आते हैं। 2014 के आम चुनावों में लोगों ने जमकर वोट डाले। 66.44% वोटर टर्नआउट था उस साल। 2014 के चुनावों में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। राष्ट्रीय चुनाव में वह तब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट था। नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस 44 सीट्स पर सिमट गई। 2014 के नतीजों को आप एंटी इनकम्बेंसी का असर कह सकते हैं कि लोग यूपीए सरकार से नाराज थे और परिवर्तन चाहते थे। लेकिन बाकी चुनावों पर नजर डालें तो ये धारणा ध्वस्त हो जाती है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में वोटर टर्नआउट ठहरा रहा। बीजेपी की सीटें भी घट गई। अब कुछ हालिया विधानसभा चुनावों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां इस साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव हुए। मतदान प्रतिशत 61.03% रहा, जिसमें 2017 के मुकाबले 0.21% कम वोट पड़े थे। वोटर टर्नआउट एक समान रहने के बावजूद नतीजों में काफी अंतर देखने को मिला। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आने में कामयाब तो रही, लेकिन उसकी सीटें घट गई थी। साल 2017 में उसे 312 सीटें मिली, जो घटकर 255 रह गई थी इस बार। इसी तरह समाजवादी की सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई। यानी मतदान प्रतिशत स्थिर रहने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी को वोटों का नुकसान झेलना पड़ा।
अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में 5% कम वोटिंग हुई, लेकिन सरकार बदल गई। इस साल यूपी के साथ ही पंजाब और उत्तराखंड के भी विधानसभा चुनाव हुए। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में 72.15% वोटिंग हुई, जो कि साल 2017 के मुकाबले 5% कम थी। अगर वोटिंग कम होने का मतलब सत्ताधारी दल के प्रति नाराजगी न होना माना जाए, तो पंजाब में ये धारणा आंधे मुंह गिर जाती है। 5% वोटिंग कम होने के बावजूद सरकार बदल गई। बदल ही नहीं गई, एक तरफा नतीजे आए। साल 2017 में 20 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर 92 सीट्स कब्जा ली। वहीं पिछले चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 18 सीट्स पर सिमट गई। कम वोटिंग का मतलब ये नहीं कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। उत्तराखंड में ठहरा रहा वोटर टर्नआउट, लेकिन सरकार रिपीट हुई। अब उत्तराखंड को देखते हैं। 2022 के चुनाव में 65.41% थी वहां की वोटिंग, जो कि साल 2017 के मुकाबले महज 0.15% कम थी। वोटर टर्नआउट लगभग समान रहा। 70 विधानसभा सीटों वाले सूबे में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसकी सीटें घट गईं। साल 2017 में उसे 57 सीटें मिली थी, लेकिन इस साल हुए चुनाव में उसे 47 सीट्स मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस की सीटें 11 से बढ़कर 19 हो गईं। साल 2009 में भी वोटिंग बढ़ी थी, लेकिन सरकार बरकरार रही। 2009 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। 58.21% वोटिंग हुई थी उस साल, जो कि 2004 के मुकाबले 2.14% ज्यादा थी। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार फिर सत्ता में आई। 2004 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें 145 से बढ़कर 206 हो गईं। जाहिर है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। 2019 में हालिया लोकसभा चुनावों पर नजर डाल लेते हैं। तब 67.40% वोटिंग हुई थी। साथ ही 2014 का रिकॉर्ड भी टूट गया था। वोटिंग प्रतिशत करीब 1% बढ़ा और सत्ताधारी बीजेपी की सीटें भी 282 से बढ़कर 303 हो गई। यहाँ भी साफ है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का सत्ताधारी दल को नुकसान नहीं हुआ। पिछले चुनावों के आंकड़ों से साफ जाहिर है कि वोटर टर्नआउट का नतीजों से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता है। हाई वोटर टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी हो ये जरूरी नहीं, और लो वोटर टर्नआउट में सरकारें नहीं बदले ये भी जरूरी नहीं है। ज्यादा वोटिंग का मतलब सरकार बदलना और कम वोटिंग का मतलब सरकार रिपीट होना महज एक मिथ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।